हमारी रसोई में मसालदानी में रखा एक छोटा सा काला दाना, काली मिर्च। हम इसे रोज देखते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं। हम्म। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये साधारण सा मसाला कभी दुनिया का काला सोना हुआ करता था? बिल्कुल। इतना कीमती कि इसके लिए जंगें लड़ी गईं, नए समुद्री रास्ते खोजे गए और साम्राज्यों का पूरा इतिहास ही बदल गया। सही बात है। आज हम इसी मसालों के राजा की कहानी की परतों को खोलेंगे और आयुर्वेद के हजारों साल पुराने ग्रंथों की मदद से ये समझेंगे कि ये सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली औषधि कैसे है। बिल्कुल। आज की हमारी ये चर्चा एक सफर की तरह होगी। हम भारत के पश्चिमी घाट के जंगलों से शुरू करेंगे, जहां ये लता पहली बार जन्मी। अच्छा। फिर हम आयुर्वेद के प्राचीन श्लोकों के जरिए इसके अलग अलग नामों और गुणों को समझेंगे, और अंत में ये जानेंगे कि इसका सबसे बड़ा रहस्य क्या है। रहस्य? वो गुण जो इसे दूसरी जड़ी बूटियों का, कह सकते हैं, बॉस बना देता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं होगी, ये एक कहानी होगी इस छोटे से दाने के असाधारण जीवन की। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये काला सोना, ये काली मिर्च आखिर आई कहां से? इसकी कहानी शुरू होती है भारत के पश्चिमी घाट से, खासकर केरल के मालाबार तट के जो घने, नम और गर्म जंगल है, वहां से। अच्छा, तो ये कोई पौधा नहीं, एक लता है? हाँ, ये कोई छोटा मोटा झाड़ी वाला पौधा नहीं है। ये एक लता है, एक बेल, जो दूसरे बड़े पेड़ों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है। आज भी दुनिया की सबसे अच्छी काली मिर्च वहीं से आती है। ये भारत की दुनिया को एक अनमोल देन है। और जब आप इसे काला सोना कहती हैं, तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसका इतिहास तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। ये बिल्कुल सच है। सोचिए, आज से 4000 साल पहले 2000 ईसा पूर्व में भारत से मिस्र तक इसका व्यापार होता था। 4000 साल पहले? जी, रोमन साम्राज्य तो इसका इतना बड़ा ग्राहक था कि उन्होंने सिर्फ काली मिर्च और दूसरे मसाले लाने के लिए 120 जहाजों का एक पूरा बेड़ा तैयार किया था, जो हर साल मालाबार तट आता था। 120 जहाज? जी सिर्फ मसालों के लिए? हाँ, और कहते हैं कि रोम के पतन के समय जब शहर को लूटा जा रहा था, तो फिरौती में सोने और चांदी के साथ साथ काली मिर्च भी मांगी गई थी। कमाल है। इसकी कीमत सच में सोने जैसी थी? सोने जैसी नहीं, कभी कभी तो सोने से भी ज्यादा। 14वीं सदी में जब मोरक्को के महान यात्री इब्न बतूता भारत आए, तो उन्होंने मालाबार को काली मिर्च का देश कहा था। कंट्री ऑफ पेपर। बिल्कुल। और वास्को डिगामा, जो पुर्तगाली नाविक भारत का समुद्री रास्ता खोजने निकला था, उसका मुख्य मिशन क्या था? काली मिर्च। काली मिर्च। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ये सारी यूरोपीय ताकतें इसी एक मसाले के पीछे पीछे भारत पहुंची। इस एक छोटे से दाने ने दुनिया का नक्शा और इतिहास दोनों बदल दिया। ये सुनना ही अविश्वसनीय लगता है। जो हम आज सब्जी पर छिड़कते हैं, उसने दुनिया बदल दी। अच्छा, जो हम देखते हैं वो तो बस एक सूखा हुआ, सिकुड़ा हुआ दाना है। इसका पौधा असल में कैसा होता है? कल्पना कीजिए एक बेल की, जो सालों साल जीवित रहती है। इसकी पत्तियां पान के पत्ते जैसी होती हैं, चौड़ी और अंडाकार, और अगर आप उन्हें हाथ में मसलें तो एक तीखी खास महक आती है। इस बेल पर गुच्छों में फल लगते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं। ये फल पहले हरे होते हैं, फिर पकने पर धीरे धीरे लाल हो जाते हैं। अच्छा। इन्हीं पके हुए फलों को तोड़कर 7 से 10 दिन धूप में सुखाया जाता है, जिससे इनका रंग काला पड़ जाता है और ये सिकुड़ जाते हैं। और वही है हमारी काली मिर्च। और आयुर्वेद में तो किसी भी चीज को सिर्फ एक नाम से नहीं जाना जाता। हर नाम के पीछे एक कहानी, एक गुण छिपा होता है। काली मिर्च के साथ भी ऐसा ही है। बिल्कुल, आयुर्वेद की यही तो खूबसूरती है। इसका बोटैनिकल नेम तो पाइपर निग्रम है, लेकिन संस्कृत में इसका सबसे प्रसिद्ध नाम है मरिच। मरिच। जी, अब इसके दूसरे नाम सुनिए। इसके काले रंग की वजह से इसे कृष्ण कहा गया है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे ओष्ण कहते हैं। उष्ण मतलब हॉट। हाँ, और इसकी जो तेज तीखी गंध है, उसकी वजह से इसका एक नाम तीक्ष्ण गंध भी है। हर नाम इसकी पहचान का एक हिस्सा है। क्या कोई ऐसा श्लोक है जो इन सभी नामों और गुणों को एक साथ बताता हो? हाँ, भाव प्रकाश निघंटू में एक बहुत सुंदर श्लोक है, जो मानो इसका पूरा बायोडाटा एक ही बार में दे देता है। मरिचम कोलंकम वेल्लम कृष्णम उष्णमेव च। मरिचम कोलंकम वेल्लम। अच्छा, तो ये सब इसके नाम हुए? एकदम सही। और श्लोक की अगली पंक्ति इसके गुणों का सार बताती है। तीक्ष्ण गंधम च तीक्ष्णोष्णम कटुपाकर समलघु। इसका क्या अर्थ हुआ?
इसका अर्थ है ये तीव्र गंध वाली है, तीक्ष्ण गंध, तेज और गर्म है, तीक्ष्णोष्णम। इसका स्वाद और पचने के बाद का असर दोनों तीखा यानी कटु है और ये पचने में हल्की यानी लघु है। देखिए, 2 पंक्तियों में पूरी कहानी कह दी गई। वाह। वो इन गुणों के आधार पर आयुर्वेद के जो सबसे बड़े ग्रंथ हैं जैसे चरक संहिता, उनमें मरीच को क्या दर्जा दिया गया है? इसे बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। आचार्य चरक ने इसे अपनी सबसे महत्वपूर्ण सूचियों में रखा है। उन्होंने इसे दीपनीय महाकषाय में शामिल किया है। 1 मिनट, दीपनीय, इसका क्या मतलब है? दीपन का अर्थ है दीपक जलाना या अग्नि को प्रज्वलित करना। अच्छा। शरीर के संदर्भ में यह पाचन अग्नि यानी हमारी जठराग्नि को जलाने का काम करती है। तो दीपनीय उन 10 श्रेष्ठ जड़ी बूटियों का समूह है जो भूख बढ़ाती हैं और पाचन को सुधारती हैं। और मरीच उनमें से एक है? जी। इसके अलावा इसे सुल प्रशमन यानी पेट दर्द मिटाने वाली और कृमिघन यानी पेट के कीड़े मारने वाली औषधियों में भी गिना है। और जब हम आयुर्वेदिक दवाइयों की बात करते हैं तो ये कहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं? मैंने त्रिकटु का नाम बहुत सुना है। आपने बिल्कुल सही सुना। इसका सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली योग त्रिकटु चूर्ण ही है। त्रि मतलब 3 और कटु मतलब तीखा या पंजेंट। 3 तीखी चीजें। हाँ, ये 3 कटु द्रव्यों का मिश्रण है। काली मिर्च, मरीच, लंबी मिर्च, पिपली और सूखी अदरक, सोंठ। इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर ये चूर्ण बनता है। और ये त्रिकटु करता क्या है? ये इतना खास क्यों है? त्रिकटु को आयुर्वेद में अग्नि का बूस्टर डोज कह सकते हैं। ये सीधे जाकर हमारी पाचन अग्नि को तेज करता है। शरीर में जो बढ़ा हुआ कफ दोष है जैसे बलगम, भारीपन, सुस्ती, और जो वात दोष है जैसे गैस, दर्द, रूखापन, ये उन दोनों को शांत करता है। अच्छा। इसलिए अपच, खांसी, जुकाम, गले की खराश, यहाँ तक कि मोटापे को कम करने में भी ये बहुत प्रभावी है। ये शरीर में बने आम को जलाता है। आम? ये क्या होता है? आम आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जब हमारी पाचन अग्नि कमजोर होती है तो खाना ठीक से पचता नहीं है। अच्छा। यह अधबचा चिपचिपा पदार्थ ही आम कहलाता है, जिसे हम मॉडर्न टर्म्स में मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स कह सकते हैं। यह शरीर के चैनलों को ब्लॉक करता है और बीमारियों की जड़ बनता है। त्रिकटु इसी आम को सुखाकर और जलाकर शरीर से बाहर निकालता है। ये तो कमाल है। तो त्रिकटु के अलावा और कौन सी मुख्य दवाइयों में मरीच एक हीरो की तरह काम करती है? यह हिंगवास्तक चूर्ण का भी एक जरूरी हिस्सा है, जो गैस, पेट फूलने और अपच के लिए घर घर में इस्तेमाल होने वाली औषधि है। हाँ, ये तो मैंने सुना है। इसके अलावा श्वास कुठार रस, जो दमा यानी एस्थमा और सांस की तकलीफों के लिए एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय औषधि है, उसमें भी मरीच अपनी गर्मी और तीखेपन से फेफड़ों में जमे कफ को पिघलाने का काम करती है। अच्छा। और ये सिर्फ खाने वाली दवा नहीं, चंदनादि तेल जैसे तेलों में भी इसका बाहरी इस्तेमाल होता है त्वचा रोगों के लिए। ठीक है, अब जरा इसके गुणों की और गहराई में उतरते हैं। आयुर्वेद में हर जड़ी बूटी की एक प्रोफाइल होती है, रस, वीर्य, विपाक और गुण। ये सुनने में थोड़े तकनीकी शब्द लगते हैं। हाँ, लेकिन असल में ये उस बूटी का पूरा चरित्र बताते हैं। इन्हें समझना बहुत आसान है। सबसे पहले है रस। स्वाद। जी, इसका रस है कटु यानी तीखा। जी। जैसे ही यह जीभ पर लगती है, ये मुंह में लार और पाचक रसों का स्राव बढ़ा देती है और पाचन तंत्र को सिग्नल भेजती है कि तैयार हो जाओ, भोजन आ रहा है। और इसकी शक्ति, जिसे वीर्य कहते हैं, वो कैसी है? इसका वीर्य है उष्ण यानी गर्म। ये शरीर में जाकर गर्मी पैदा करती है, खून का दौरा बढ़ाती है और मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। ग्रंथ कहते हैं कि ये न अति उष्ण है, मतलब ये लाल मिर्च या दूसरी तीखी चीजों की तरह बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। इसकी गर्मी संतुलित है, जो शरीर को फायदा पहुंचाती है, नुकसान नहीं। और पचने के बाद इसका असर कैसा रहता है, यानी इसका विपाक? कुछ जड़ी बूटियों का स्वाद कुछ और होता है और पचने के बाद शरीर पर असर कुछ और। लेकिन मरीच के मामले में इसका विपाक भी कटु ही रहता है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि इसका जो तीखापन और गर्मी वाला प्रभाव है, वो पचने के बाद भी शरीर में बना रहता है और अपना काम करता रहता है। और इसके गुण, मतलब इसकी वर्किंग स्टाइल कैसी है? इसके 3 मुख्य गुण हैं। पहला, ये लघु है, यानी पचने में बहुत हल्की है, शरीर पर कोई बोझ नहीं डालती। दूसरा, ये तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण, जिसका मतलब है इसका असर बहुत तेज
और पेनिट्रेटिंग होता है। ये शरीर में बहुत गहराई तक प्रवेश करती है। और तीसरा, ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब? यानी ये शरीर के छोटे से छोटे चैनलों, जिन्हें स्रोत कहते हैं, में भी आसानी से पहुंच जाती है, जहां मोटी या भारी दवाएं नहीं पहुंच पाती। तो ये एक स्मार्ट मिसाइल की तरह है? बिल्कुल, जो शरीर के सबसे तंग कोनों में भी पहुंचकर अपना टारगेट हिट करती है। यहाँ पर एक बहुत ही खास बात आती है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा है। मरीच का एक ऐसा गुण है जो इसे दूसरी सभी जड़ी बूटियों से अलग करता है, योगवाही। ये सुनने में बहुत रहस्यमयी लगता है। इसका क्या मतलब है? योगवाही मरीच की सुपर पावर है। इसका शाब्दिक अर्थ है जो योग या संयोग करके गुणों का वहन करे। ओके। सरल भाषा में ये दूसरी औषधियों के गुणों को अपने साथ लेकर उनके असर को कई गुना बढ़ा देती है। ये खुद तो काम करती ही है, पर जब किसी दूसरी औषधि के साथ मिलती है तो यह उस औषधि के लिए एक ट्रांसपोर्टर और एम्पलीफायर का काम करती है। ट्रांसपोर्टर और एम्पलीफायर? जी, आज की भाषा में इसे बायो एनहांसर कहते हैं। तो ये तो अविश्वसनीय है। मतलब ये दूसरी दवाओं को बेहतर काम करने में मदद करती है। पर ये कैसे होता है? क्या इसके पीछे कोई मॉडर्न साइंस भी है? हाँ, और यही आयुर्वेद के विज्ञान की खूबसूरती है। इसका कारण है काली मिर्च में मौजूद 5 से 9% पिपेरीन नाम का एक केमिकल कंपाउंड। पिपरीन? पिपेरीन 2 तरह से काम करता है। एक, यह हमारे लिवर में कुछ ऐसे एंजाइम्स को रोकता है जो दवाओं को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। दूसरा, ये आंतों में खून का प्रवाह बढ़ाता है। अच्छा। इन दोनों कामों का नतीजा ये होता है कि दूसरी दवाएं या पोषक तत्व शरीर में ज्यादा देर तक टिकते हैं और ज्यादा मात्रा में अवशोषित होते हैं। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं? सबसे बेहतरीन और प्रसिद्ध उदाहरण है हल्दी का। हल्दी का जो मुख्य सक्रिय तत्व है करक्यूमिन, वो अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। हाँ। लेकिन हमारा शरीर उसे आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ज्यादातर हिस्सा बिना काम किए शरीर से बाहर निकल जाता है। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन जब हल्दी के साथ बस 1 चुटकी काली मिर्च मिला दी जाती है तो पिपरीन की वजह से करक्यूमिन का अवशोषण 2000% तक बढ़ जाता है। क्या 2000%? ये तो सच में, मतलब मैं इतने सालों से हल्दी वाले दूध में बस स्वाद के लिए काली मिर्च डाल रहा था, पर असल में तो वो हल्दी की ताकत को अनलॉक कर रही थी। बिल्कुल, यही मरीच की सबसे बड़ी शक्ति है। वो दूसरी औषधियों की क्षमता को खोल देती है। इसीलिए आयुर्वेद के हजारों योगों में आपको मरीच एक सहायक औषधि के रूप में मिलेगी। तो इन सभी गुणों का गर्म, तीखा, हल्का और योगवाही शरीर के 3 मूल ऊर्जाओं यानी त्रिदोष पर क्या असर होता है? अपने गरम, तीखे और हल्के गुणों के कारण ये बढ़े हुए कफ और वात दोष के लिए अचूक औषधि है। कफ की प्रकृति ठंडी, भारी और चिपचिपी होती है। मरीच अपनी गर्मी और तीखेपन से उसे पिघलाकर सुखा देती है। वात की प्रकृति सूखी, ठंडी और हल्की होती है। मरीच अपनी गर्मी से वात को शांत करती है, लेकिन अपनी गर्म तासीर की वजह से ये पित्त दोष को यानी शरीर की अग्नि को जरूर बढ़ाती होगी, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पित्त की प्रकृति पहले से ही गर्म और तीखी होती है। काली मिर्च के गुण भी वैसे ही हैं, तो ये पित्त को बढ़ाती है। तो मतलब पित्त प्रकृति वालों को इससे? हाँ, इसीलिए जिन लोगों के शरीर में गर्मी ज्यादा हो, जिन्हें एसिडिटी, पेट में जलन, त्वचा पर दाने या गुस्सा ज्यादा आने जैसी पित्त की समस्याएं हों, उन्हें इसका सेवन बहुत सावधानी से और कम मात्रा में करना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी बात है। तो अगर हम इसके शास्त्रीय उपयोगों की बात करें तो आयुर्वेद में किन-किन रोगों में इसे प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है? इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, पर मुख्य रूप से इसे 2 सिस्टम्स का राजा माना जाता है। पहला, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम। जी, अपच, भूख न लगना, पेट में भारीपन, गैस, पेट के कीड़े, इन सब में ये रामबाण है। दूसरा, श्वसन तंत्र। पुरानी खांसी, दमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों में जमा हुआ बलगम निकालने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। अच्छा। इसकी गर्मी और तीक्ष्णता जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकाल देती है। इसके अलावा बार बार आने वाले बुखार यानी विषम ज्वर, कुछ त्वचा रोगों जैसे सफेद दाग और जोड़ों के दर्द यानी गठिया में भी इसका प्रयोग होता है। अगर किसी को इसे औषधि के रूप में लेना हो
तो इसका सही तरीका और मात्रा क्या है? अगर आप इसका चूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं तो सामान्य खुराक 1 से 3 ग्राम तक होती है, जिसे गर्म पानी या शहद के साथ ले सकते हैं। शहद के साथ? हाँ, शहद के साथ लेने पर ये कफ रोगों में ज्यादा असरदार हो जाती है। अगर साबुत मिर्च ले रहे हैं तो 2 से 8 दाने भोजन के साथ चबाकर खा सकते हैं। और इसे खाने से पहले लेना चाहिए या बाद में? एक सामान्य नियम यह है कि इसे भोजन के बाद लेना बेहतर होता है, ताकि यह पेट की खाली परत पर सीधी असर ना करे और पित्त को ज्यादा ना बढ़ाए। और सावधानियों पर एक बार फिर से जोर देना जरूरी है। पित्त प्रकृति वालों के अलावा और किससे सावधान रहना चाहिए? जिनका पेट बहुत संवेदनशील हो, जिन्हें अल्सर जैसी समस्या हो, उन्हें भी इससे बचना चाहिए या बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान भी इसका सेवन बहुत सीमित होना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद में हर चीज औषधि है, लेकिन सही मात्रा और सही तरीके से लेने पर ही अमृत भी ज्यादा मात्रा में विष बन सकता है। ये तो हुई हजारों साल पुरानी ज्ञान की बात। क्या आज का आधुनिक विज्ञान, जो हर चीज को लैब में टेस्ट करके मानता है, वो भी आयुर्वेद के इन दावों से सहमत है? काफी हद तक सहमत है। आधुनिक शोध ने यह साबित कर दिया है कि काली मिर्च में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं। अच्छा। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए गए हैं, यानी यह शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करती है, जो कई बीमारियों की जड़ है। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण भी सिद्ध हुए हैं। और इम्यूनिटी पर? हाँ, सबसे बड़ी बात, इसके इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव भी देखे गए हैं, यानी यह हमारी इम्यूनिटी को जरूरत के हिसाब से मॉड्यूलेट करती है। तो विज्ञान आज उन्हीं गुणों की पुष्टि कर रहा है जिन्हें हमारे आचार्यों ने हजारों साल पहले केवल अपने अनुभव और प्रज्ञा से जान लिया था। तो कुल मिलाकर ये छोटा सा काला दाना सिर्फ स्वाद नहीं है, ये पाचन का दीपक है, कफ और वात का शत्रु है, और दूसरी औषधियों की शक्ति को जगाने वाला एक जादुई उत्प्रेरक है। अगली बार जब मैं इसे अपने सूप पर छिड़कूंगा तो मैं इसे सिर्फ मसाले की तरह नहीं देखूंगा। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये पाचन अग्नि को तीव्र करने वाली, शरीर के चैनलों की सफाई करने वाली और अपने अद्वितीय योगवाही प्रभाव के कारण आयुर्वेद की चिकित्सा में एक अनिवार्य औषधि है। ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे हमारी रसोई ही हमारी पहली फार्मेसी है। इस गहरी चर्चा के बाद जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए कोई एक विचार? जरूर। हमने इसके पाचन, श्वसन और बायो एनहांसर गुणों पर बहुत बात की, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में मरीच को विषखन यानी विष का असर कम करने वाला और रक्त शोधक यानी खून साफ करने वाला भी माना गया है। विषखन? इंटरेस्टिंग। जी, ये सोचना कितना दिलचस्प है कि हमारी रसोई में रखा ये छोटा सा दाना सिर्फ स्वाद और सेहत के लिए नहीं, बल्कि शरीर की गहरी सफाई और बाहरी विषों से सुरक्षा के लिए भी एक कुंजी हो सकता है। क्या पता इसका सबसे बड़ा रहस्य अभी भी खोजा जाना बाकी हो।